जो भी ऑनलाइन है ऑडियो वीडियो चेक करके रिप्लाई करें। जो भी ऑनलाइन है ऑडियो वीडियो चेक करके रिप्लाई करें। क्या मेरी आवाज़ साफ आ रही है और आपको वीडियो भी क्लियर दिख रहा है? प्रभात नमस्कार। अजय मीणा नमस्कार। सभी लोग अपने नाम बताते रहें और मैसेज करते रहें। हरी हरी नमस्कार हरी अजय, यस ठीक है। सभी लोग ऑनलाइन आ जाएं। 8 बजे का समय है, मैं 1-2 मिनट पहले ही ऑनलाइन आता हूँ ताकि सभी लोग जुड़ जाएं समय पे। सॉरी 9 बजे आपकी क्लास है, 8 बजे दूसरी क्लास होती है हमारी। नथुलाल बिल्कुल नमस्कार आपको भी। प्रदीप नमस्कार। सभी लोग ऑनलाइन आ जाएं फटाफट। और इतिहास की प्रथम कक्षा शुरू होगी। गुड इवनिंग आर्यव्रत। नमस्कार, आस्था टीवी लिखा आपके नाम पे। 1-2 मिनट वेट करेंगे, सभी लोगों को जोड़ेंगे और फिर हम शुरू करेंगे आज की पहली कक्षा। देखिए, जो ये आपकी कक्षा रहेगी ये नेट जेआरएफ के लिए रहेगी, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रहेगी। जो विभिन्न प्रांतों के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की रिसेंटली वैकेंसी आई है उनके लिए रहेगी, और साथ ही साथ पीजीटी टीजीटी पीजीटी के लिए रहेगी। ओके संदीप, ओके ठीक है। गुड इवनिंग हुसैन। ठीक है, तो ये जो कक्षा रहेगी इस कक्षा के माध्यम से हम प्राचीन, मध्य, आधुनिक, विश्व इतिहास और शोध ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो ये मान के चलें कि लगभग यही सिलेबस सब जगह रहता है। थोड़ा बहुत बदलाव जो है वो मैं आपको अलग अलग परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपको जानकारी देता रहूँगा कि किस परीक्षा में क्या सिलेबस है। तो मोटा मोटा जो सिलेबस है लगभग सेम ही सिलेबस रहता है। एसके मील, हाँ नमस्कार। मोटा मोटा जो सिलेबस रहता है लगभग एक जैसा ही रहता है। 5-10% जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस सिलेबस में रहता है। हम यहाँ कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ेंगे, संपूर्ण इतिहास हम पढ़ेंगे, और इसके जो सिलेबस में है वो आप उसको अलग अलग कर लेंगे। तो पहली कक्षा जो रहेगी आपकी, आप लोग एक बार मुझे रिप्लाई कर दें कि आपको ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर आपको शो हो रहे हैं। तो इंदु सोप्ती गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो दोनों जो है क्लियर शो हो रहे हैं, तो आप एक बार रिप्लाई कर दीजिए, फिर हम धीरे धीरे आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं क्योंकि बच्चे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। हाँ जगमोहन नमस्कार। जगमोहन, आपकी जो न्यूज़ है तो वो अभी संभावना नहीं है, क्योंकि अभी दोबारा एक नोटिफिकेशन आएगा, है ना, जो गुड एकेडमी कटा है ना, तो गुड एकेडमी कटने के बाद में एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लोग एलिजिबल और हो गए ना, तो उनको फिर से फिलअप करने के लिए टाइम दिया जाएगा, है ना। तो मैं आज, ठीक है, ये मंत्री जी के पास से होके आया था मैं, था ना, तो ठीक है, उन्होंने ये जानकारी दी थी हमें। तो ठीक है, ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर है तो एक बार रिप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्लियर ओके, क्लियर है ये लिख दीजिएगा ना, फिर हम शुरू करेंगे। देखो, आज पहली कक्षा है और इस कक्षा के माध्यम से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम कैसे पढ़ेंगे, क्या हमारा पढ़ने का तरीका होगा, और साथ ही साथ किन किन एग्जाम्स के लिए ये कक्षा महत्वपूर्ण रहेगी। तो देखो, क्या क्या हमारा पढ़ने का जो ये पूरी जो क्लासेस रहेगी इनमें हम क्या क्या करेंगे, और ओके, और सब कुछ ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं, है ना। तो अब आप बाकी आप समझदार हैं, समझते हो मेरी बात। तो एक तो देखो, प्रतिदिन लाइव कक्षा रहेगी। जैसे आज आपकी लाइव कक्षा 9 से 10 है, तो 9 से 10 फिक्स ये टाइम रहेगा। थोड़ा टाइम बढ़ा देंगे हम, वो बात अलग है। फिलहाल डेमो क्लासेस जो रहेगी इसमें हमारा जो समय रहेगा 9 से 10 रहेगा। रविवार को आपका ऐप के माध्यम से, जिस तरह से आप नेट का पेपर ऑनलाइन देते हैं ना, या असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर ऑनलाइन देते हैं,
वैसे आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, वैसे आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा ऐप के माध्यम से, वो पूरी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। और कभी कभी मैं लाइव आ जाऊंगा और लाइव आप आके आपको, जैसे आज आप यूट्यूब पे ऑनलाइन हैं या फिर ऐप पे ऑनलाइन है, उसके माध्यम से आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। मैक्सिमम ऐप के माध्यम से संडे को कक्षा नहीं रहेगी, संडे को सिर्फ टेस्ट रहेगा, यानी 6 डेज तो आपकी क्लास रहेगी, एक दिन आपका टेस्ट रहेगा। और प्राचीन, मध्य, आधुनिक विश्व और शोध के लगभग मैं आपको 10,000 से अधिक प्रश्न, क्योंकि 10,000 पे मैंने बांधा नहीं, 10,000 से ज्यादा प्रश्न मैं आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। वो मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा, ऐप पर कैसे क्या होगा टेस्ट, है ना, वो सब जानकारी दे दूंगा मैं आपको। रेखा चौधरी नमस्ते, ठीक है। और प्रमाणिक पुस्तकों से मैं आपको पूरा अध्ययन करवाऊंगा, ठीक है। अब आपके मन में डाउट होगा कि क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कौन कौन सी किताबें, तो मैं ये आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। मेरी फोटो आपको दिख रही है नीचे, थोड़ी मुझे थोड़ा सा समय दें ताकि मैं उसको एनलार्ज कर दूं, है ना, एक मिनट। मैं आपको कुछ प्रमाणिक पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि हम क्या पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ना चाहेंगे हम, ठीक है। और कौन कौन सी किताबें जिनको मैं फॉलो करवाऊंगा आपको, तो मैं ये आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। कोई बात नहीं, ऐप की अगर क्लास एक्सेस नहीं हो पा रही तो आप यूट्यूब पे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, ये सारी जानकारी आपके सामने रख रहा हूँ। तो पुस्तकें जो मैं यूज करूंगा आपके सामने, आपके साथ हम जो पुस्तकें पढ़ेंगे वो कौन कौन सी होगी, तो एक तो देखो मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं जिनकी मैं लिस्ट भी आपको बता देता हूँ। एक तो प्राचीन काल में हम कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ेंगे उनकी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। अशोक और मौर्य साम्राज्य का पतन, रोमिला थापर की पर्टिकुलर पुस्तक आती है, रोमिला थापर की, ये रोमिला थापर की पुस्तक आती है, रोमिला थापर की पुस्तक आती है अशोक और मौर्य साम्राज्य का पतन, ठीक है, ये पुस्तक। इसके अलावा कौन कौन सी पुस्तकें हम और पढ़ेंगे, एक मजुमदार राय चौधरी दत्त की है प्राचीन भारत का इतिहास, भारत का वृद्ध इतिहास। इसके अलावा रोमिला थापर की भारत का इतिहास, एनसीईआरटी पूरी कवर करेंगे। दक्षिण भारत के इतिहास में हमारे पास में विशुद्धानंद पाठक जी की कोई पुस्तक है, टोनी जोसेफ की पुस्तक हम कवर करेंगे। ये अपने प्राचीन काल के लिए 2 टॉपिक के लिए पुस्तक रहेगी, जो सिंधु और वैदिक काल जो है, और पाषाण काल, इन 3 टॉपिक्स के लिए टोनी जोसेफ की एक इंटरनेशनल एडिशन की पुस्तक है, इसको कवर करेंगे। जहाज श्रीमाली नाम सुना होगा आपने, ये पुस्तक हम कवर करेंगे। और कृष्णा रेड्डी की एक टीएमएच की टाटा मैग्रो हिल की पुस्तक आती है, इसको हम कवर करेंगे। साथ ही साथ महेश कुमार बर्णवाल की हिस्ट्री के एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स आते हैं, उसको हम कवर करेंगे। ये भारत के विभिन्न प्रांतों से मैंने ये पुस्तकें मंगवाई है और इनको मैं फॉलो करवाऊंगा। अभी एक लेटेस्ट आई आर्य कंपटीशन की, इसको मैं फॉलो करवाऊंगा। प्राचीन काल की पुस्तक है पप्पू सिंह प्रजापत, इसके अलावा केसी श्रीवास्तव, इसके अलावा सौरभ चौबे, और इसके अलावा जितने भी पेपर्स असिस्टेंट प्रोफेसर के पूरे हिंदुस्तान में हुए हैं और टीजीटी पीजीटी के जितने भी पेपर्स हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में, इन सब को मैं सॉल्व करवाऊंगा। और हमारे जो नोट्स होंगे ना, इन सब पुस्तकों का सार गर्भित रूप होगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि इन सब को आप एक साथ पढ़ लेंगे, चलो आप पढ़ भी लेंगे मान लिया मैंने, लेकिन एक तो आप कंटिन्यूटी नहीं रख पाएंगे, फिर इनसे आप नोट्स नहीं बना पाएंगे। फिर आपको जैसे 4 दिन में एक टॉपिक पूरा करने का फिक्स रहता है मेरा, तो 4 दिन में आप टॉपिक पूरा नहीं कर पाएंगे, जबकि आप ये जो मेरी रेगुलर क्लासेस रहेगी ना, इसमें 4 दिन में मैं एक टॉपिक पूरा करवा दूंगा। तो यहाँ जो सिस्टम रहेगा वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, सुनते रहिए। इतनी सारी पुस्तकें जो मैंने आपको बताई है केवल प्राचीन काल की है, मध्यकाल की भी इसी तरह की पुस्तकें होगी।
तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है जिस पे हम बात करने वाले हैं वो ये कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको 10 दिन की डेमो मैंने इसीलिए दिया है ताकि आप 10 दिन में अच्छे से सर्च करें कहीं भी। आपको ऑनलाइन अगर इतना अच्छा कंटेंट के साथ में इतना अच्छा कंटेंट अगर आपको ऑनलाइन मिल जाए तो मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत इस पे सर्च किया है। आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इतनी अच्छी क्लास नहीं मिलेगी जहाँ अच्छा गुणवत्ता के साथ अच्छी कक्षा होगी। और ये मेरे जो वीडियोस होंगे वो आपको 1 साल तक अवेलेबल रहेंगे, जिनको आप 1 साल में कभी भी देख सकते हो। और एक और बात आगे 7वां पॉइंट ये कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े विद्यार्थी होंगे उनके वो 10 विद्यार्थी मैं चूज करूंगा इस बैच के अंदर, जिनको मैं निःशुल्क कोचिंग दूंगा। उनके कुछ प्रमाण मैं लूंगा और वे आर्थिक रूप से वास्तव में जो पिछड़े हैं केवल वही मेरे से संपर्क करें। वो 10 लोग मेरे से संपर्क कर सकते हैं, उनके कुछ प्रमाण है जो मैं उनसे डिमांड करूंगा। और क्या क्या पढ़ेंगे हम इस क्लास में? प्राचीन काल पढ़ेंगे, मध्यकाल पढ़ेंगे, आधुनिक काल पढ़ेंगे, विश्व इतिहास पढ़ेंगे और रिसर्च पढ़ेंगे। ये तो हम पढ़ेंगे और 10 दिन का जो है वो डेमोज का सिस्टम रहेगा यहाँ। तो ये तो बात हुई यहाँ कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो आज पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम, तो पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम वो है आपका हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, इतिहास का परिचय। पहला जो टॉपिक है वो इतिहास के परिचय से हम शुरू कर रहे हैं। तो हिस्ट्री का जब भी हम नाम लेते हैं, सभी को गुड इवनिंग जो बाद में भी आए। कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा जो है वह अभी फिलहाल नहीं होगी, समय लगेगा उसमें। ठीक है, तो जब तक परीक्षा होगी तब तक हम सिलेबस कर लेंगे। ठीक है, अब कॉलेज की लेक्चरर की परीक्षा कम से कम 7-8 महीने आपका लेगी, है ना। और अगर नेट की परीक्षा की बात करें तो कम से कम जून से पहले पेपर नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास कम से कम 5-6 महीने का समय है। इतना समय पूरा सिलेबस, चूंकि बहुत बड़ा सिलेबस है। सुनीता जी नमस्कार, रेखा चौधरी, सुनीता जी, दीपक सबको नमस्कार। तो देखो सिलेबस बहुत लेंदी है और ऐसे मैं नहीं हवा में बात नहीं करूंगा कि भाई मैं तो 20 दिन में करा दूंगा, 1 महीने में करा दूंगा, 2 महीने में करा दूंगा। नहीं, ऐसा संभव नहीं है। मैंने अभी आपको कितनी बुक्स बताई, इनकी लिस्ट बताई मैंने, इन सब को पढ़ के इनके नोट्स तैयार किए हैं। साथ ही साथ इनको पढ़ाना, चूंकि अब एक एक किताब अपने आप में 700, 800, 900 पेज की है। ठीक है, तो टाइम पूरा लगेगा, 5-6 महीने लगेंगे और एग्जाम जो है वो पूरा टाइम लगेगा। ठीक है, एग्जाम जो है उसमें पूरा आपको टाइम मिलेगा। एग्जाम जो होगा वो लगभग 7-8 महीने तक का आपको समय मिलेगा, तो उसमें टेंशन मत लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास। पहली क्लास है आज आपकी, और इतिहास का परिचय जो है इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने देखो फोटोज, इमेज, मैप्स के माध्यम से पूरी कक्षा जो है मैं आपको ये एग्जीक्यूट करूंगा, जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। हेरोडोटस का नाम जरूर सुना होगा, ये आज मैंने आपको हेरोडोटस की फोटो दिखा दी। टाइम पूछते हैं इनका, 2-3 क्वेश्चन जो है वो इसी पेज पर 2-3 क्वेश्चन है कि एक तो इनका समय काल पूछते हैं, तो 500 ईसा पूर्व इनका समय काल माना जाता है। हेरोडोटस का जो समय काल है वो 500 ईसा पूर्व समय काल माना जाता है। इतिहास के पिता के नाम से ये प्रसिद्ध है हेरोडोटस। ठीक है, इनकी पुस्तक है हिस्टोरी का, बहुत फेमस पुस्तक है। और यहाँ देखें आप इस पॉइंट में, इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वह हेरोडोटस के द्वारा ही किया गया। और इनकी पुस्तक का जो नाम है जिसमें इन्होंने इतिहास शब्द का प्रयोग किया था उसका नाम है द हिस्ट्रीज। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं हम। पहला पॉइंट हमने बात की हेरोडोटस पे। देखो कुछ नए स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ परिपक्व स्टूडेंट्स भी हैं और कुछ बहुत ज़्यादा मैच्योर स्टूडेंट्स भी हैं ना, बहुत ज़्यादा। तो हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। मैं क्लास 0 से शुरू करूंगा और 100 तक जाऊंगा, मतलब हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास लाभप्रद रहेगी। चलिए आगे बात करते हैं। ये है लिवी। ठीक है, ये है लिवी। रोमन इतिहास में जो है इनका बहुत बड़ा नाम आता है। रोम के इतिहास में लिवी का 100 ईसा पूर्व में इनका समय काल माना जाता है। नीचे देखिए, ये है अलेक्जेंडर कनिंघम। 19वीं शताब्दी का समय काल में ये भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक थे। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक जो है वो इनको माना जाता है। और ठीक है, और
ये कनिंघम जो है, बात ये आती है कि भाई पुरातत्व विभाग के प्रमुख तो थे, अब पुरातत्व विभाग क्या होता है, तो इसको देखो साधारण सी भाषा में समझें। भूगर्भ में धरती के नीचे जो भी अवशेष मिले हैं उनकी खुदाई करना, ये कहलाता है पुरातत्व। ठीक है, तो यहां देखें, पुरातत्व यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पुरातन ज्ञान। तो पुराना ज्ञान या धरती के नीचे या धरती के गर्भ में जो भी छुपा हुआ है उसका ज्ञान प्राप्त करना, ये पुरातत्व कहलाता है। ठीक है, हिस्ट्री की हम बात करेंगे तो देखो, एक छोटे से एग्जाम्पल से आप समझें कि मान लो कि अकबर की तलवार है, तो अकबर की तलवार भी कहीं से खुदाई करके प्राप्त की गई ना, तो ये जो कार्य किया गया इसको कहते हैं पुरातत्व। ठीक है, तो इतनी बात आपके समझ में आ गई। तो यहां आप देखें, ये वर्तमान में जो ASI नाम से जाना जाता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसकी बिल्डिंग है, दिल्ली के अंदर है ये। ठीक है, तो जितने भी इतिहास में खुदाई का काम किया जाता है वो ASI के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो एक, हाँ, फादर ऑफ हिस्ट्री है। और एक मैं बीच में बात रोक के आपको कहूंगा कि सभी लोग जो हैं, क्योंकि अभी काफी लोग आप जुड़े हैं और भी लोग धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे, तो सभी लोग जो हैं उनको मैं 5 मिनट का लास्ट में समय दूंगा। आप कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, और बाकी मेरे नंबर आपके पास हैं, तो आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये संभव है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके चांसेस है कि आप लोग कई प्रश्न करें और हो सकता है कि वो स्क्रीन पे शो हो, पीछे चला जाए किसी का, तो वो सबके आंसर देना संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, जितने मुझे दिखेंगे मैं कोशिश करूंगा सबके आंसर दूंगा। विनोद जहांगीर, भुवनेश्वर सिंह भाटी, सबको नमस्कार। ठीक है, तो इसमें कोई वो पर्सनल मत लेना बात, आप मेरे से बाद में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये पहली स्लाइड क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ऐसे जीरो से चलेंगे हम और एक्सपर्टाइजेशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हेरोडोटस, लिवी, अलेक्जेंडर कनिंघम, यहाँ कई बार पूछा गया है। हेरोडोटस इतिहास के पिता, इनकी पुस्तक पूछी गई है। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग कनिंघम के बारे में पूछा गया है। पुरातत्व के जनक कौन थे? ठीक है, ये साधारण से प्रश्न है। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो मैंने भी आपको बिल्डिंग दिखाई पीछे, ASI जिसको बोलते हैं, एब्रिविएशन जो है इसका शॉर्ट नेम है ASI। ठीक है, इसका जो मोटो है वो ये है, प्रत्न कीर्त मप पावरणु, मतलब कि पुरखों की थाती पहुंचे उनकी संततियों तक। और 1861 में इसका स्थापना हुई थी और दिल्ली में ये स्थित है, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन ये आती है। लोगो आप नीचे देख सकते हो। चूंकि हिस्ट्री की बात करें तो एक एक चीज को मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। पुरातत्व में खुदाई होती है, आपको पता है, नीचे आप फोटो देख रहे हो, खुदाई होते हुए आपको ये शो हो रही है। ठीक है, अब बात ये आती है कि पुरातत्व में दो तरह से खुदाई होती है। ठीक है, ये अलग अलग कई किताबों से जो है ये सार लिया गया है। ठीक है, तो आप देखें, दो तरह से पुरातत्व में खुदाई की जाती है। ये आप जो देख रहे हो केसी श्रीवास्तव के पुस्तक से लिया गया ज्ञान है। पीछे आप देख रहे हो तो अलग पुस्तक से ज्ञान है, आगे देखोगे अलग अलग पुस्तक से सारा ज्ञान है। उनका समावेशित रूप आपको दे रहा हूं मैं। तो पुरातत्व जो है, इसमें दो तरह की खुदाई होती है। एक तो ये खुदाई होगी, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल खुदाई। हॉरिजॉन्टल खुदाई, इसको क्षैतिज खुदाई भी कह सकते हो। एक है लंबवत खुदाई, इसको वर्टिकल खुदाई भी कह सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या पता चलता है, अगर इस तरह से खुदाई हो रही है ना, तो एक ही काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण लेते हैं, मान लो अकबर का काल चल रहा है। ठीक है, अकबर के काल में मान लो खुदाई की गई है, तो अकबर के समय काल में जो जो घटनाएं हुई उसी समय की ज्ञान जो है वो हमें जानकारी प्राप्त होगी। जबकि इस तरह से खुदाई करेंगे तो हमें अलग अलग कालखंड की जानकारी प्राप्त होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जैसे एक विद्वान थे जॉन मार्शल। मार्शल ने क्या किया, इनको एक टीलेनुमा आकृति दिखी, तो इस जब टीले की खुदाई करते गए ना जॉन मार्शल, तो जब इसकी टीले की खुदाई की तो नीचे इनको मौर्य काल मिला, उसके नीचे महाजनपद काल मिला, उसके नीचे वैदिक काल मिला, और उसके नीचे मोहनजोदड़ो मिला, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक अंग था। यानी ये जो लंबवत खुदाई है ना, इससे क्या जानकारी प्राप्त होती है, इससे अलग अलग कालखंड के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है, संतोष कुमार नमस्कार। देखो, प्रश्न ये पूछा गया है कि पुरातत्व में जब लंबवत खुदाई होती है तो क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो इस समय जब इस तरह की खुदाई करते हैं तो भौतिक अवशेषों, अलग अलग भौतिक अवशेषों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना, मौर्योत्तर काल, मौर्य काल। मान लो एक एग्जांपल, जैसे जॉन मार्शल को एक
स्तूप मिला। इस स्तूप की खुदाई करते गए करते गए करते गए करते गए लास्ट में पहुंचे तो उनको मोहनजोदड़ो मिल गया। यानी लंबवत खुदाई में क्या जानकारी मिलेगी, अलग अलग कालखंड की जानकारी मिलेगी। क्षैतिज खुदाई में क्या जानकारी मिलेगी, एक ही कालखंड की जानकारी मिलेगी। अब ये जो लंबवत खुदाई है इसके बारे में हिलर का जो कथन है वो ये है, हिलर ने इस विधि को काल मापन अथवा संस्कृति मापन की संज्ञा दी है। ठीक है, हिलर के द्वारा इसको एक संज्ञा दी है, काल मापन की संज्ञा दी है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। एक बार रिप्लाई कर देना कि पुरातत्व में दो तरह की खुदाई मैंने आपको बताई, एक लंबवत खुदाई जो कि ये है, अलग अलग कालखंड की जानकारी होगी, एक क्षैतिज खुदाई जिसमें एक ही काल के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, और पुरातत्व क्या है उसकी देखो थोड़ी डिटेलिंग यहाँ दे रखी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पुरातत्व विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें ऐतिहासिक मानव बसावट या समाज का अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक जगहों के सर्वेक्षण, खुदाई से निकले अवशेष जैसे बर्तन, हथियार, गहने, रोजमर्रा की चीजें, पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य के अवशेष, स्थापत्य कला आदि से ऐतिहासिक मानव संस्कृति को जाना जाता है। खुदाई से निकली कलाकृतियों और स्मारकों का विश्लेषण। तो देखो ये नीचे जो है खुदाई कर रहे हैं, जैसे आपको एग्जाम्पल दूं, कालीबंगा, तो कालीबंगा मान लो ये कालीबंगा ही है। ठीक है, वैसे कालीबंगा ही है ये, तो कालीबंगा की खुदाई करेंगे। तो खुदाई करना क्या कहलाता है, पुरातत्व विज्ञान कहलाता है, पुरातत्व कहलाता है। खुदाई करता पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। ठीक है, तो इतिहास से ही जुड़ी बात है। तो कुछ परिभाषा है, उन परिभाषाओं को हम देखते हैं जो कि पुरातत्व से संबंधित है। ठीक है, जो पुरातत्व से संबंधित है वो परिभाषा हम देख लेते हैं कि देखो पहले तो इसकी जो परिभाषा ली गई थी ना, वो पुरातत्व की यूनानी भाषा का शब्द जिसका अर्थ है पुराना ज्ञान, पुरातन ज्ञान मतलब पुराना ज्ञान। ठीक है, केवल ये थी। अब इसकी नवीन परिभाषाएं जो है वो आपके सामने है कि पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई सामग्रियों की खुदाई करना और प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये पुरातत्व की परिभाषा जो नवीन परिभाषा है। अलग अलग विचारकों के कुछ विचारक हैं, कुछ इतिहासकारों के, गार्डन चाइल्ड नाम सुना होगा आपने। इन्होंने कहा कि भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों का ज्ञान प्राप्त करना पुरातत्व है। कोटरेल का कथन है, कथन याद करने पड़ेंगे आपको, कि मानव द्वारा छोड़े गए अवशेषों के माध्यम से ज्ञात उसकी कहानी पुरातत्व है। ठीक है, एक एक लेटर वैसे इनको ले लो आप, आपको याद हो जाएगा भी कि गार्डन चाइल्ड क्रियाकलाप की बात करते हैं, ये कहानी की बात करते हैं। ग्राम क्लार्क कहते हैं कि मानव अतीत के पुनर्निर्माण के साधन रूप में पुरावशेषों के क्रमबद्ध अध्ययन को कहते हैं पुरातत्व। और बीबी लाल आपने नाम सुना होगा, बीबी लाल, बीबी के थापर, है ना, तो ब्रजबासी लाल इनका पूरा नाम है। ये कहते हैं कि पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा जो अतीत की मानव संस्कृति को व्याख्यात करती है, तो ये इसको विज्ञान की संज्ञा दे रहे हैं। और एच.डी. सांकलिया सुना होगा आपने, पुरावशेषों के अध्ययन को कहते हैं पुरातत्व। क्रोफोर्ड कहते हैं कि पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा जो अतीत के गर्भ में छुपी मानव संस्कृतियों का अध्ययन है। जो मेन परिभाषा है वो कहीं ना कहीं क्रोफोर्ड से मिलती जुलती है। ओली का कहना है कि पुरातत्व का लक्ष्य मानव सभ्यता के विकास को खोजना है। तो ये पुरातत्व के संदर्भ में कुछ अलग अलग परिभाषाएं हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि देखो ये क्लास जो है, आप चाहे कॉलेज लेक्चरर बन जाएं, चाहे भी स्कूल लेक्चरर बन जाएं, पहली कक्षा आपकी जो होगी ना, वो क्लास में प्रवेश करते ही वो यही होगी कि भाई आपको हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देना होगा। तो वही क्लास आज आपकी हो रही है, जिसमें आप इंपॉर्टेंट बात ये बताएंगे कि हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री की परिभाषा क्या है। तो वैसे तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसकी परिभाषा दी है, वो हम देख लेते हैं। और फिर मैंने जो इसकी परिभाषा बनाई है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसे आपको याद करके वही आपको पेश करनी है विद्यार्थियों के सामने। तो इतिहास का प्रयोग दो अर्थों में है। तो इतिहास का देखो, ये इतिहास जो है ना, इसकी तीन परिभाषाएं हैं। एक तो ये कि इति प्लस है प्लस आस, इन तीन शब्दों से ये मिलकर बना है, जिसका अर्थ है कि निश्चित रूप से ऐसा हुआ। ठीक है, पहली परिभाषा इतिहास की क्या है कि इति प्लस है प्लस आस शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है कि निश्चित रूप से ऐसा हुआ था। और ये इतिहास जो शब्द है ना, ये हिस्ट्री शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है, छानबीन करना या खोजबीन करना। दो परिभाषाएं क्या है, इति प्लस है प्लस आस, जिसका अर्थ है निश्चित रूप से हुआ। दूसरा ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है खोजबीन करना। तीसरी परिभाषा क्या है, महाभारत में कहा गया है कि ऐसा रुचिकर विषय जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात की जाती है। और इतिहास शब्द का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। तीन परिभाषाएं तो ये एक सामान्य परिभाषा है। अब मैं जो आपको परिभाषा बता रहा हूं, इसको सुनते रहना और इसको आपको याद कर लेना है, क्योंकि पहली परिभाषा जो है वो यही होगी
जो आप विद्यार्थियों के सामने जो पहली क्लास में आप प्रवेश करेंगे तो आपको बताना है कि वास्तव में इतिहास क्या है। ठीक है, वो तो एक रटी रटाई परिभाषाएं हैं जो आपको महाभारत के अनुसार या फिर यूनानी क्या कहते हैं इतिहास के बारे में, है ना। अब मैंने जो परिभाषा बनाई है इतिहास की, उसे आप ऑब्जर्व करें, उसे आप याद करें, और यही आपको हमेशा अपने जीवन में उतार लेनी है, इतिहास क्या है वास्तव में। ठीक है, चूंकि इतिहास के आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको कम से कम इतिहास की परिभाषा तो पता होनी चाहिए ना। तो इतिहास जो शब्द है ना, इतिहास की जो परिभाषा है, ये 3 लेटर से मिलकर बनी, SLA। इतिहास की परिभाषा क्या है? SLA। SLA मतलब S फॉर सोर्स, L फॉर लॉजिक और A फॉर एनालिसिस। इतिहास की परिभाषा क्या है? SLA। SLA का मतलब क्या है? सोर्स, लॉजिक और एनालिसिस। अब सोर्स क्या होता है? इतिहास में 2 तरह के सोर्स होते हैं। इतिहास में 2 तरह के स्रोत होते हैं। एक तो होता है पुरातात्विक स्रोत और एक होता है साहित्यिक स्रोत। लॉजिक, L फॉर लॉजिक। लॉजिक मतलब तर्क करना, विश्लेषण करना। ठीक है, तर्क करना किसी भी बात में जो है वो तर्क करना। भाई ये तलवार अकबर की तो अकबर की क्यों है? क्या इसका टाइम लिखा हुआ है इस पे? ठीक है, तो ये तर्क करना और बाद में उसको विश्लेषण करके बता देना कि भाई ये तलवार अकबर की तलवार है। अब एग्जाम्पल एक ले लेते हैं इसमें। एक मेहरौली अभिलेख, नाम सुना होगा जरूर आपने, मेहरौली अभिलेख। ये मेहरौली अभिलेख जो है, इस पे नाम लिखा हुआ मिला चंद्र। मेहरौली अभिलेख पर नाम लिखा हुआ मिला चंद्र। अब चंद्र जो है, इतिहास में चंद्रगुप्त नाम से 3 लोग हुए। चंद्रगुप्त मौर्य हुए, चंद्रगुप्त प्रथम हुए, चंद्रगुप्त द्वितीय हुए। इतिहास में 3 लोग हुए। अब इतिहासकारों में ये कंफ्यूजन होगी कि भाई ये चंद्र कौन है। तो इन्होंने क्या किया, सबसे तो पहले इनको स्रोत मिला। ये कौन सा स्रोत है? ये पुरातात्विक स्रोत है ना। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत मतलब कोई भी हार्डवेयर। तो इनको ये पुरातात्विक स्रोत मिला, अभिलेख मिला, इसमें नाम लिखा चंद्र। इन्होंने तार्किक रूप से सोचा, समझा, समकालीन और ग्रंथ देखे, कालिदास की पुस्तकें देखी और अन्य ग्रंथ देखे, तब इस पे पता चला कि भाई ये जो है ये अभिलेख किसका है? ये चंद्रगुप्त द्वितीय का है। तो विश्लेषण करके उन्होंने क्या बताया कि भाई ये चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो इतिहास क्या है? एक तरह से विज्ञान हुआ ना। यहाँ जहां तर्क की बात की जाएगी, जहां तर्क की बात की जाएगी तो वह विज्ञान ही है। और यहां भी तो तर्क की बात की जा रही है ना, सोच समझकर विचार किया जा रहा है पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों पे। और इतिहास की तो परिभाषा आपके सामने क्या बनी? स्रोतों का तार्किक रूप से विश्लेषण करना, ये इतिहास है। ठीक है, तो ये आपको इतिहास की परिभाषा याद कर लेनी है। कोई पूछे कि भाई इतिहास की परिभाषा क्या है? SLA है। SLA मतलब स्रोतों का तार्किक रूप से विश्लेषण करना, ये इतिहास। इस आधार पे इतिहास क्या बन गया? विज्ञान बन गया। ध्यान रखना, इस आधार पे इतिहास को विज्ञान मानना है आपको। ठीक है, तो इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब ये मैंने आपको बताया कि 2 तरह के स्रोत होते हैं। एक तो होता है पुरातात्विक स्रोत और एक होता है साहित्यिक स्रोत। स्रोत तो 2 तरह के हैं ना, पुरातात्विक बताया, एक साहित्यिक बताया। तो ये पुरातात्विक स्रोत कौन से होते हैं? अभिलेख, फोटो दिख रही होगी आपको, कोई अवशेष है मकान के, जैसे ये नीचे है, स्मारक है, सिक्के हैं, मूर्तियां हैं, चित्रकला है, ये क्या होते हैं? पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, 2 तरह के स्रोत होते हैं। यहाँ पीछे हमने ये तो बात की था कि स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, एक पुरातात्विक और एक साहित्यिक। तो यहाँ हम देख रहे हैं, एक तो हो गया पुरातात्विक जो ये आपको फोटोज में भी दिख रहे हैं, और एक है साहित्यिक जो कि यहाँ लिखा हुआ है, साथ में फोटोज में भी आप देख सकते हो। साहित्यिक स्रोत कई प्रकार के हैं, जैसे ब्राह्मणों के साहित्य, वेद, वेदांग, उपनिषद आदि। बौद्ध साहित्य है, त्रिपिटक है ना। जैन साहित्य है, धर्म से इतर है, जैसे अर्थशास्त्र है, कल्हण की राज तरंगिनी है। विदेशी साहित्य है, जैसे कि मेगस्थनीज की हिंदी का है। तो स्रोतों के 2 प्रकार, एक पुरातात्विक जो कि आप देख रहे हो, फोटो में समझ में आ जाएगा, दूसरा साहित्यिक। ठीक है, जो कि आप आगे इनकी डिटेल देखेंगे, पढ़ेंगे। तो एक बार इतना रिप्लाई कर देना कि आपको समझ में आ गया। मैंने अभी तक आपको क्या बताया है? मैंने अभी तक आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताया है, 4 फोटो दिखाई, यहाँ समझ में आ गई बात। हेरोडोटस, लिवी, कनिंघम और ASI की फोटो। ASI की स्थापना 1861 दिल्ली में है। फिर आपको 2 तरह की खुदाई बताई मैंने आपको, एक तो लंबवत है जिसमें अलग अलग कालखंड के बारे में जानकारी, एक है हॉरिजॉन्टल क्षैतिज जिसमें एक ही काल की जानकारी मिल रही है। फिर कुछ परिभाषाएं देखी जो कि आपको याद करनी है। फिर 3 परिभाषाएं हैं, एक तो इति प्लस है प्लस आस, निश्चित रूप से ऐसा हुआ। एक है ग्रीक वर्ड से बना है,
खोजबीन, एक है महाभारत में धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है, मैंने जो परिभाषा बताई वो है SLA, सोर्सेस का यानी स्रोतों का तार्किक रूप से विश्लेषण करना। स्रोतों को मैंने यहाँ डिटेल कर दिया, अभी तक हमने केवल इतना ही देखा है। ठीक है, हम धीरे धीरे आराम से आगे बढ़ेंगे, भागादौड़ी नहीं करेंगे। अब कुछ ये परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं पर आने से पहले हम दो विद्वान हैं, वो दो बड़े रोचक नाम इनके, तो रोम के राजा अगस्टस और एक औरंगजेब, इन्होंने इतिहास पर प्रतिबंध लगाया था कि इतिहास लिखना ही नहीं है। सुना होगा आपने, औरंगजेब ने इतिहास पर प्रतिबंध लगाया था। इतिहास के संदर्भ में कुछ किस्से कहानियां हैं, कुछ कथन हैं, कुछ विचार हैं। तो सबसे पहले तो कौटिल्य कहता है कि राजा जो है वो इतिहास से ही सीखता है, तो रोज उसको इतिहास सुनना चाहिए। कार का नाम सुना कोई? कार अतीत और वर्तमान के बीच संवाद है। ब्यूरी कहता है विज्ञान है। बेकन कहता है मनुष्य को बुद्धिमान इतिहास बनाता है। बात सही है, आप देखो, अगर आप इतिहास से सीखने लग जाओ तो आप गलती करो नहीं आगे। ठीक है, जैसे वर्तमान में मान लो बहुत बड़ी एपिडेमिक आई कोरोना, तो इस समय आपने देखा कि रोजगार और आर्थिक स्थिति सभी लोगों की खराब हुई। तो आप भविष्य के अंदर क्या करोगे? कुछ ना कुछ अपने पास में पैसा लेके चलोगे, क्योंकि कभी भी ऐसी भयंकर समस्या आ सकती है। बर्नी कहता है कि विज्ञानों की रानी है। और अबुल फजल तो एक रोचक बात बता रहा है। अबुल फजल इसको चिकित्सालय मानता है, जहां व्यक्ति दुखों की दवा पाता है और उदासी का इलाज कराता है। कॉलिंगवुड कहता है प्राकृतिक विज्ञान से कम नहीं है ये। तो इतिहास के बारे में कुछ रोचक बातें, कुछ रोचक कथन, जिनको आपको देखना है, याद करना है। इसके बाद हम आएंगे आगे कार्बन डेटिंग पद्धति पे। सुना होगा आपने कार्बन डेटिंग पद्धति। फोटो देखो, कार्बन डेटिंग पद्धति समझ में आ जाएगी। पास में फोटो है, इस फोटो को देखें, कार्बन डेटिंग पद्धति समझ में आ जाएगी। तो कार्बन डेटिंग पद्धति, ठीक है, तो कार्बन डेटिंग पद्धति क्या है, ये आपके सामने देखे तो इधर तो देखो, ये एक पेड़ है, इधर एक बकरी है ना, एक पशु है। तो ये क्या कर रहे हैं, और ये आप देख लो सन है ये ना, तो ये क्या कर रहे हैं, अपने जीवन काल में C14 को ग्रहण करें, कार्बन को, C14 को ग्रहण करते रहते हैं। प्रत्येक जीव जंतु, पेड़ पौधे, है ना, वो क्या करते हैं अपने जीवन काल में, कार्बन 14 को ग्रहण करते रहते हैं, C14 को ग्रहण करते हैं। और जब इनकी मृत्यु होती है तो ये C14 जो है C12 में रूपांतरित होने लगता है। और C14 और C12 की कैलकुलेशन करके, दोनों की गणना करके काल निर्धारित किया जाता है किसी भी अवशेष का। ये कहलाती है कार्बन डेटिंग पद्धति। इतिहास में बहुत महत्व है इसका, क्योंकि किसी भी सभ्यता का काल जो है वो निर्धारित हो रहा ना। तो ये पेड़ कब का काल निर्धारित हो गया इसका, ये पशु कब का काल निर्धारित हो गया इसका। लेकिन एक समस्या यहाँ आई। समस्या ये कि कार्बन की जो मात्रा है वो सब जगह एक जैसी नहीं है। दिल्ली में अलग है, यहाँ अलग है, गांव में अलग होगी। तो कार्बन की मात्रा जब सभी जगह अलग अलग है, तो कार्बन डेटिंग पद्धति सटीकता से काल निर्धारण नहीं कर सकती। तो ये इतिहासकार इसको कहते हैं कि 2/3 या 66% तक ही सही काल के बारे में जानकारी देती है कार्बन डेटिंग पद्धति। ठीक है, पूरी तरह से ये सटीक नहीं है। अब बात आती है कि किसने कार्बन डेटिंग पद्धति के बारे में हमें जानकारी प्रदान की है कि ऐसी पद्धति भी होती है। तो ये विलियर्ड लीवी है, और नेट में ये प्रश्न पूछा हुआ भी है कि कार्बन डेटिंग पद्धति के आविष्कारक, प्रतिपादक कौन है। VF लीवी या विलियर्ड लीवी इनका नाम है, जिनको 1960 में नोबल भी मिला था इनको, इसी क्षेत्र में कार्बन डेटिंग पद्धति के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए। अब पूरी तरह से सटीक नहीं है ये कार्बन डेटिंग पद्धति जो है, वो पूरी तरह से सही नहीं है। लगभग 2/3 तक की सही जानकारी प्रदान करती है। ठीक है, तो फिर कौन सी पद्धति पूरी तरह से सजीव पद्धति, सटीक पद्धति है? तो देखो, पीछे मैंने आपको ये बताई ना, ये बात, ये सबसे सटीक पद्धति। इतिहासकार क्या करेगा, स्रोतों को उठाएगा, तार्किक रूप से उसका विश्लेषण करेगा और हमारे सामने प्रस्तुत कर देगा। ये क्या है, ये सबसे सटीक पद्धति मानी जाती है किसी भी काल के बारे में जानकारी पता करने के लिए। तो इस पद्धति को ज्यादा प्रमाणिक नहीं माना गया है। ठीक है, तो ये बात आपकी इतनी समझ में आ गई होगी। तो आगे हम बात करेंगे AD और BC। आज केवल हम इतिहास का परिचयात्मक अध्ययन पर ही बात करेंगे। कल हम टॉपिक जो है, पहले टॉपिक से शुरुआत कर लेंगे।
ठीक है, क्योंकि कुछ बेसिक फंडामेंटल्स जो है वो आपके क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ही जो है, ठीक है, उसके बाद ही जो है हम आगे बढ़ पाएंगे। बेसिक्स जो है वो आज आपके क्लियर कर दें। नहीं, ये पेड एक्चुअली में मिनिमम है, ये है ना, वैसे मेरी फीस बहुत ज़्यादा है, महेंद्र सिंह और बाकी कह रहे हैं ना जो, वो वैसे ही बहुत ज़्यादा मेरी मेरी फीस है, ये समझ लो निःशुल्क सामान ही है, ठीक है, तो बिल्कुल मिनिमम फीस के अंदर रखा है। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं एडी और बीसी पे। देखो हुआ क्या कि आपको ये तो जानकारी है कि सुपर पावर तो अमेरिका है, और जो अमेरिका कहेगा हमें माननी पड़ेगी। इतिहास के अंदर भी कुछ ऐसा ही हो गया कि ईसा मसीह का जन्म हुआ 4 ईसा पूर्व को। ईसा मसीह का जन्म हुआ 4 ईसा पूर्व को, और 4 वर्ष बाद ही एक कैलेंडर चलाया गया जिसको कहा गया है ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर कह दो, ईसाई संवत कह दो, एक ही बात है ना। अब ईसा मसीह के जन्म के बाद जो कैलेंडर चला है ना, जिसको ईसाई संवत या ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं, इसके बाद की जो भी घटना हुई ना उसको तो कहते हैं एडी, और इससे पहले की जो भी घटना होती है उसको कहते हैं बीसी। जनरली हम क्या कहते हैं कि ईसा मसीह का जो जन्म है उसके पहले और बाद की घटना, उसको वैसे नहीं समझना है, आपको कैसे समझना है। ईसा मसीह का जन्म हुआ, जन्म के बाद एक संवत चला, ईसाइयों का संवत, ईसाइयों का कैलेंडर, उससे पहले की घटना बीसी, जिसको हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, और इसके बाद की घटना क्या कहलाती है, एनो डोमिनी। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म की पहले की घटना बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा के जन्म से पहले, और एनो डोमिनी मतलब इन द ईयर ऑफ अवर गॉड। एनो डोमिनी का मतलब बताया तो, एडी की फुल फॉर्म एनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ आवर गॉड। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि ईसा से पहले और ईसा के बाद में। अब एक समस्या यहां ये हुई कि भाई इतिहास में तो मैं आपको विज्ञान की बात कर रहा हूं, हाँ डॉक्यूमेंट देने होंगे मैं आपको, आप मेरे से है ना, और कल मेरे से संपर्क कर ले जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, वास्तव में जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। वैसे देखो 5000 फीस जो है बिल्कुल नॉमिनल फीस, आपको पता बिल्कुल नॉमिनल है, क्योंकि आपको शायद बेहतरीन से बेहतरीन जो है गुणवत्ता वाली कक्षा मिल रही है, वो भी घर बैठे, सबसे बड़ी बात है, और 1 साल का सब्सक्रिप्शन हो रहे हैं, नोट्स भी आपको पीडीएफ उपलब्ध कराऊंगा मैं। तो जो वास्तव में इकोनॉमिकली बैकवर्ड है ना, नहीं प्रॉपर्टी पेपर वगैरह नहीं चाहिए मेरे को, आप मेरे से संपर्क कर लेना, सिंपल से 2-3 चीजें मांगूंगा मैं, प्रॉपर्टी पेपर वेपर नहीं चाहिए, वो क्या करना मुझे, ठीक है, वो आप वास्तव में इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो ये जानकारी प्राप्त करने के लिए, ठीक है। नोट्स पीडीएफ में मिलेंगे बिल्कुल आपको ना, रूपाली माथुर आप पूछ रहे हैं। फीस आप 10 दिन आराम से पढ़ो, उसके बाद वैसे 5000 फीस है, ठीक है, और 10 दिन तक आप डेमो लो। देखो होता क्या है, मैं आपको बताऊं कि 2-3 दिन का लोग डेमो लेते हैं, अच्छी सी चीज़ पहले पढ़ा देते हैं, पढ़ाने के बाद क्या करते हैं लोग, ऐसी फीस लेते हैं, उसके बाद कचरा पट्टी कर देते हैं। मैंने आपको ग्रुप में जोड़ के अपने लगभग प्राचीन काल के सारे वीडियो एक एक दो दिए हैं भी, सारे अलग अलग क्लासेस के, ताकि आपको क्वालिटी पता चलते रहे। और ये 10 दिन मैंने इसीलिए आपको दिए हैं ताकि 10 दिन में आपको काफ़ी कुछ पता चल जाए। 10 दिन के बाद में आपको खुद पता चल जाएगा कि वास्तव में आपको क्वालिटी मिलेगी और आपके साथ में न्याय होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एडी और बीसी पे आएंगे, पहले 10 दिन पढ़ तो लें, वो तो सब बात की बातें। तो देखो हुआ क्या कि एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ इतिहास विज्ञान है, ब्यूरी भी कहता है इतिहास विज्ञान है, ना कम ना ज्यादा, लेकिन दूसरी तरफ में हम कह रहे हैं कि ईसा मसीह की बात करें ना, तो हम कहीं ना कहीं इसमें धार्मिक रंग देना चाह रहे हैं। धार्मिक रंग पे तो कहीं ना कहीं जो है वो वैज्ञानिकता नहीं रहेगी ना, धर्म को तो कहीं ना कहीं निरपेक्ष होकर देखना पड़ेगा, तब जाके उसमें वैज्ञानिकता देखने को मिलेगी। तब वर्तमान में जो एनसीईआरटी की किताब है ना, उसमें बीसी हटा दिया गया, एडी हटा दिया गया। क्या किया गया कि एडी और बीसी है जहां, वहां बीसी को और एडी को वर्तमान में हटा दिया गया है, उसकी जगह बीसीई और सीई का प्रयोग किया गया। ठीक है, वो क्या मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आप इतना समझें। ईसा का जन्म हुआ 4 ईसा पूर्व को, 4 वर्ष बाद ईसाई संवत की शुरुआत कर दी, उसको 1 एडी कहा गया। 1 एडी को ईसाई संवत शुरुआत कर दी गई। इसके बाद की जो भी घटना है वो तो एडी कहलाएगी, इसके पहले की जो भी घटना हो क्या कहलाएगी, बीसी कहलाएगी। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब कहीं ना कहीं बीसी और एडी में तो कहीं ना कहीं ईसा मसीह बीच में आ रहे हैं, और मैं कह रहा हूं कि इतिहास विज्ञान है तो इसमें तो वैज्ञानिकता नहीं रहेगी ना, ठीक है, इसमें तो वैज्ञानिकता नहीं रहेगी। तो अब इसे वैज्ञानिक रूप प्रदान करने के लिए क्या करना है हमें,
बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग करना है, एडी की जगह सीई का प्रयोग करना। देखो सीई का मतलब होता है कॉमन एरा, कॉमन एरा, और बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। देखो वैकेंसीज बार बार नहीं आती, थोड़े से लालच में अपना भविष्य मत खराब कर देना, ठीक है। मैंने आपको कम से कम अभी इतनी किताबें बताई, इतनी आप नहीं पढ़ पाओगे पहली बात तो, ठीक है। पढ़ भी लोगे, निरंतर नहीं रख पाओगे, रिवीजन नहीं कर पाओगे। टेस्ट का जो मेरा पैटर्न रहेगा मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो कि सिंधु का टेस्ट हुआ संडे को, ठीक है, मान लेते हैं जैसे सिंधु का टेस्ट हुआ संडे को, तो अगला वैदिक काल होगा तो मैं सिंधु के भी क्वेश्चन डालूंगा, फिर आगे होगा तो पीछे के भी क्वेश्चन डालूंगा, तो मध्यकाल हुए तो मैं आपको एंशंट के भी प्रश्न उसमें डालूंगा, आधुनिक हुआ तो आपको एंशंट मिडाइवल दोनों के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस तरह से आपका कम से कम सिलेबस 9-10 बार रिवीजन हो जाएगा, जो आप नहीं कर पाओगे, और एक एक गुणवत्ता वाली जो है वो जो क्वालिटी अपने आप को पढ़ाई को नहीं दे पाओगे। आप करके देख लेना, 10 दिन अलग होकर देख लेना मेरे से, 10 दिन मेरे साथ जुड़ के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करना आप, ठीक है। और वैकेंसीज वैसे भी आपको पता है यहाँ सरकारों के अंदर क्या काम चलता है, वैकेंसीज बड़े अरसे बाद आती है, ठीक है। आगे कब आएगी कब नहीं आएगी कोई गारंटी नहीं है, तो अपना भविष्य आपके हाथ में है, खुद निर्णय लेना। तो बीसी की जगह तो बीसी बिफोर कॉमन एरा यूज किया गया और एडी की जगह कॉमन एरा यूज किया। मतलब ये कि अब ईसा मसीह से हमें मतलब नहीं, अब हमने शुरुआत तो एक एडी से ही हुआ है। ये जो एक एडी की जगह हम एडी की जगह हम क्या यूज करेंगे, बस सी यूज करेंगे, और बीसी की जगह क्या करेंगे, बीसी की जगह बीसी यूज करेंगे बस। तो बस रिप्लेसमेंट कर दिया हमने, बीसी का रिप्लेसमेंट बीसीई से है और एडी का रिप्लेसमेंट सीई से है, जिससे यह लगता रहे कि भाई ईसा मसीह को हमने साइड में कर दिया, क्योंकि इतिहास है, विज्ञान है, वैज्ञानिकता के अंदर ये धर्म आ जाएगा तो विज्ञान नहीं रहेगा ना वो। तो अब ये इतिहास में बदलाव हो गया है, क्या, बीसी की जगह बीसीई और एडी की जगह सी। जैसे एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताऊं, नाम सुना है लॉर्ड क्लाइव? लॉर्ड क्लाइव का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स का नाम सुना होगा आपने, लॉर्ड कॉर्नवालिस नाम सुना होगा आपने। आप कैसे पढ़ते हैं उसको, लॉर्ड 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 नाम से पढ़ते हैं। आपके लॉर्ड आपके भगवान है क्या? वो आपके भगवान है क्या? वो नहीं है आपके भगवान। इतिहास में ये संशोधन हो रहा है, इसे हटाया जा रहा है, ठीक है। और ये हटवा दिया गया है ऑलरेडी एनसीईआरटी में, ठीक है। तो अब ये इतिहास में संशोधन हो रहे हैं उसको वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए, ठीक है। तो अब आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, अभी ईसा मसीह पढ़ेंगे वर्ल्ड स्ट्रीम में, तब ईसा मसीह पे हम डिटेल देखेंगे पूरी, कि उनको कहाँ फांसी पे लगाया गया और कौन उनके 5 शिष्य थे, कब वो मरे, है ना। यहाँ हम केवल ये बात करेंगे कि ईसा की जन्म हुआ ना 4 ईसा पूर्व में, तब मान लिया गया उसकी 4 साल बाद ईसवी को, जीरो नहीं आता इसमें। इसके बाद की घटना एडी, पहले की घटना बीसी, है ना, क्योंकि ईसा मसीह नहीं पढ़ रहे हैं हम तो केवल एडी बीसी के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो एडी बीसी की जानकारी मैंने आपको दे दी, ठीक है। फिर हम टॉपिक से भटक जाएंगे, ईसा मसीह पे बात करने लग जाएंगे। तो चलो, प्राचीन भारत का जो इतिहास है, प्राचीन भारत का जो इतिहास है, देखो इतिहास के 4 भाग हैं मुख्य रूप से, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और विश्व इतिहास। और रिसर्च को भी एक अलग से डाल दिया गया टॉपिक, वो नेट में भी है, वो आपके कॉलेज लेक्चरर में भी है, स्कूल लेक्चरर वगैरह में उनमें नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो उसको हम एक अलग पार्ट रख लेते हैं। तो प्राचीन काल जो है इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्राचीन काल के इतिहास को हम कितने भागों में बांटते हैं? हाँ बिल्कुल बनेंगे महेंद्र सिंह, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, मैंने पिछली बार भी खूब असिस्टेंट प्रोफेसर बनाए हैं, ठीक है। और मैं आपको भी बना दूंगा, चिंता मत करें। प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो 3 भागों में बंटा है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। अब जो प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, फिर आद्य ऐतिहासिक का मतलब, फिर ऐतिहासिक काल का मतलब। देखो, प्रागैतिहास का मतलब होता है कि जब मनुष्य के पास पुरातात्विक स्रोत तो थे। देखो मनुष्य चाहे सभ्य हो या असभ्य हो, चाहे मिट्टी के बर्तन यूज करें चाहे पत्थरों का प्रयोग करें, पुरातात्विक स्रोत तो मनुष्य के पास हर बार हर समय रहेंगे रहेंगे, ठीक है। तो पुरातात्विक स्रोत तो मनुष्य के पास हर काल में थे, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन मनुष्य असभ्य था, पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसके पास साहित्यिक स्रोत नहीं है। मनुष्य के पास में पुरातात्विक स्रोत तो है लेकिन साहित्यिक स्रोत नहीं है। तो इस काल को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। इस काल में पाषाण काल को माना गया है। आद्य ऐतिहासिक काल जो है, आद्य ऐतिहासिक काल
इसमें पुरातात्विक स्रोत तो हैं, साहित्यिक स्रोत भी हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया। ध्यान रखें, प्रागैतिहासिक काल में तो साहित्यिक स्रोत है ही नहीं। देखो क्रॉस किया हुआ यहाँ, ये क्रॉस है। और आद्य ऐतिहासिक काल में साहित्यिक स्रोत हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया, इसलिए वह किस श्रेणी में आते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल की श्रेणी में आते हैं। सिंधु और वैदिक को इसमें लिया गया है। अब आगे हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल क्या है। जब मनुष्य के पास पुरातात्विक स्रोत भी थे, साहित्यिक स्रोत भी थे, इनको पढ़ा भी गया है। ठीक है, तो अब ये आपकी बात समझ में आई कि प्राचीन काल के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, 3 भागों में बांटा गया। देखो, प्रागैतिहासिक काल का मतलब जब मनुष्य ने पुरातात्विक स्रोत का उपयोग किया, लेकिन साहित्यिक स्रोत नहीं थे। और आद्य ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध थे, लेकिन साहित्यिक स्रोत पढ़े नहीं गए। उपलब्ध तो हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पढ़े नहीं गए, और वैदिक काल में जो वेद वगैरह थे उनको बाद में उनको लिखा गया, ऐसा मानते हैं। और मौर्य काल, जो कि अशोक के अभिलेख हैं, या महावीर, जैन, गौतम बुद्ध, इनकी ऐतिहासिकता पर किसी भी तरह का संदेह नहीं है, इसलिए इनको ऐतिहासिक काल में माना गया है। निश्चित रूप से आप मेरे साथ रहें, सभी का भला होगा, सभी जो है वह रोजगार प्राप्त करेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, प्राचीन काल के इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। आगे हम देखें सिकंदर का आक्रमण। आगे हम देखेंगे सिकंदर का आक्रमण। देखो फोटो में दिख रहा है आपको सिकंदर, लहू लुहान सिकंदर। और 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत में हमला किया था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत में हमला किया। एक बीच में ही एक सिकंदर आ गया, तो एक बात कह देता हूं मैं। सिकंदर जब ईरान में प्रवेश किया तो ईरान की सेना बहुत बड़ी थी। ईरान की सेना सिकंदर की सेना से 5 गुना बड़ी थी। सिकंदर के सैनिक ईरानियों को देख के डर गए। तो सिकंदर ने कहा अपनी सेना को, कॉन्कर योर फियर, आई प्रॉमिस यू कॉन्कर योर डेथ। तुम अपने भय पर नियंत्रण प्राप्त करो, मैं तुमसे वादा करता हूं तुम मृत्यु को भी जीत लोगे। देखो उस समय तो युद्ध होते थे जिसमें या तो मरेगा या जिएगा, 2 ही ऑप्शंस होते थे। लेकिन हमारे पास तो पेपर है, पेपर में तो पास हो गए, फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं, आगे फिर पढ़ लेंगे। लेकिन इस समय आप सोचो, युद्ध में जब जाते थे तो किस मनोभाव के साथ जाते थे, और या तो विजय होगी या पराजय होगी, पराजय होगी तो आपकी मृत्यु भी साथ में होगी। एक छोटा सा उदाहरण, शाहीन, किसी ने सुना होगा शाहीन, जिसको बाज कहते हैं ना, बाज, शाहीन। 70 ईयर्स इसकी एज होती है, 70 साल। शाहीन की जो एज होती है, उम्र होती है, वो होती है 70 साल। बाज जो होता है ना, सुना होगा आपने, तो आसमानों में ऊंची उड़ान भरता है। शाहीन की उम्र होती है 70 साल, किंतु 40 वर्ष जब इसके होते हैं तो इसके नाखून जो होते हैं वो गिरने लगते हैं, मुड़ने लगते हैं। इसकी चोंच जो है वह रफ हो जाती है, खराब हो जाती है। इसके पंख इतने भारी होते हैं कि ये उड़ नहीं पाता। लेकिन ये जो शाहीन है, इसके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो ये मर जाए और या फिर अपने आप को फिर से तैयार करे। तो ये यहाँ से चला जाता है जंगलों की तरफ, पहाड़ों की तरफ, और अपनी चोंच को पत्थरों पे मार मार के चोंच तोड़ता है, नई चोंच का इंतजार करता है, नई चोंच से अपने नाखून निकालता है ताकि नए नाखून आए, और उन्हीं नाखूनों से, उन्हीं चोंच से ये अपने बालों को नोच नोच के निकालता है, अपने पंखों को नोच नोच के निकालता है। और कुछ समय बाद 5 महीने की पूरी ये मेहनत होती है। ये शाहीन पे हमारा उदाहरण पूरी सही बैठता है, क्योंकि 5 महीने की हमारी कक्षा है, और 5 महीने शाहीन जो है वह पहाड़ों में, जंगलों में निवास करता है, और उसके बाद में एक बहुत बड़ी उड़ान भरता है, और अपने आप को फिर से, 40 वर्ष जी चुका है, 70 साल यानी 30 वर्ष फिर से अपने आप को नया जीवन देता है। तो ये 5 महीने आपके लिए नया जीवन है। तो सिकंदर ने भारत में हमला किया कब? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत में हमला किया। ये देखो कहां से मिलती है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास एक संस्था है, भारत सरकार के अधीन काम करती है। मैं भी उसमें सदस्य हूँ, छोटा सा। और उसमें रिसर्चर्स होते हैं, इतिहासकार होते हैं। एक कमेटी बनती है, वो कमेटी डिसाइड करती है, सरकार को अनुशंसा करती है, और सरकार फिर चेंज कर देती है उसको। ठीक है, हाँ, लॉर्ड उपाधि दी जाती है, लॉर्ड है, लॉर्ड का मतलब तो भगवान ही हुआ ना, तो हम उनको लॉर्ड क्यों कहें, ये कह रहा हूं मैं। ठीक है,
326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत में हमला किया और यूनान में आपको पता है इतिहास लिखा जाता है। इतिहास लिखा कहाँ जाता है? उस समय तो प्राचीन काल में यूनान में लिखा जाता है, ठीक है। हमें अभी देखा कि हेरोडोटस ने ही हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। यूनान में इतिहास लिखा जाता है, तो यूनानियों ने कहा कि भाई भारत पर हमला किया सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में, तो अब से मान लो कि भाई भारत का इतिहास शुरू हो गया। तो इसके बाद मौर्य काल आया, मौर्योत्तर काल आया, गुप्त काल, गुप्तोत्तर, पूर्व मध्यकाल, सबको लिखा गया। लेकिन इससे पहले के इतिहास को बंद कर दिया गया। भारत में इससे पहले सिकंदर के हमले से पहले कोई इतिहास नहीं था, ऐसी जानकारी हमें दे दी गई। किंतु जब अंग्रेज भारत में आए तो इन्होंने जब रेलवे ट्रैक ये बिछा रहे थे तो पता चला कि सिकंदर के आक्रमण से पहले वैदिक काल भी था, सिंधु घाटी सभ्यता भी थी और पाषाण काल भी था, ठीक है। तो ये सिकंदर के आक्रमण से भारत के इतिहास को कालक्रम जरूर मिला, लेकिन कालक्रम का और विस्तृत जानकारी जो है वो अंग्रेजों के आने से ही जाने अनजाने में हमें ये पता चल गई। तो अब हम पढ़ेंगे क्या क्या, मैं एक बार और बता देता हूं। नहीं, कोई लोड नहीं है। देखो, इतिहास का विभाजन जो है वो 4 तरीके से मुख्य रूप से किया गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास, ठीक है। अभी हम यहां से शुरू करेंगे। कल टॉपिक जो है, पहला टॉपिक हम सिंधु घाटी सभ्यता लेंगे, पाषाण काल में गुप्त काल के बाद पढ़ाता हूं, क्योंकि वो थोड़ा सा टेढ़ा टॉपिक है और बाद में आसानी से मैं आपको समझा दूंगा जब थोड़े आप मैच्योर हो जाएंगे। अभी आप पहली क्लास है तो इतना लोड नहीं डालना चाहता मैं आप पे, ठीक है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास, फिर हम मध्यकाल पढ़ेंगे, फिर आधुनिक पढ़ेंगे, फिर विश्व इतिहास पढ़ेंगे और फिर आपका एक टॉपिक रहेगा शोध का, रिसर्च का, जिसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो ये आपके पूरी कक्षा, जिसमें मैं मोटे मोटे तौर पे जो हमने बात की मैं फिर से बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैंने ये 4 फोटोज दिखाई। हेरोडोटस इतिहास के पिता, हिस्ट्री पुस्तक में इन्होंने इतिहास शब्द का प्रयोग किया। कनिंघम पुरातत्व विभाग के जनक, ये लिवी रोमन इतिहास के जनक माने जाते हैं। एएसआई की फोटो दिखाई मैंने, जो कि 1861 में स्थापित हुई, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन है, न्यू दिल्ली में। ये पुरातत्व में 2 तरह की खुदाई है। लंबवत खुदाई में अलग अलग काल की जानकारी है, क्षैतिज खुदाई में एक ही काल की जानकारी है। पुरातत्व के संदर्भ में कुछ परिभाषाएं जिनको आपको याद करना है। इतिहास की 3 परिभाषा, इति प्लस है प्लस आस, निश्चित रूप से ऐसा हुआ। फिर यूनान ग्रीक शब्द है ये हिस्ट्री, जिसका मतलब है छानबीन या खोजबीन। महाभारत में इसको धर्म अर्थ काम मोक्ष की शिक्षा ये कहा गया है। और हमने जो परिभाषा बनाई वो है एसएलए, स्रोतों का तार्किक रूप से विश्लेषण करना। स्रोत 2 तरह के हैं, एक पुरातात्विक लेफ्ट में, राइट में आपके साहित्यिक स्रोत, ठीक है। इसके बाद में इतिहास के बारे में कुछ कथन कहानियां जो कुछ लोगों ने जानकारी दी है। फिर ऑगस्टस और औरंगजेब ने प्रतिबंध लगाया इतिहास पे। फिर कार्बन डेटिंग पद्धति, जीवन काल में C14 ग्रहण करता है, C12 C14 का कैलकुलेशन करके कालखंड का निर्धारण किया जाता है। VF लिवी जो है, इन्होंने सबसे पहले इस पद्धति का आविष्कार किया था, लेकिन प्रमाणिक पद्धति नहीं है। फिर हमने बात की AD-BC, AD की जगह BC, AD की जगह C, BC की जगह BCE। ईसा के जन्म के 4 वर्ष बाद एक AD आया, ईसाई संवत शुरू। इसके बाद की घटना AD, इससे पहले की घटना BC कहलाती है, ठीक है। रिप्लेसमेंट BCE और AD का CE हो गया है। प्राचीन इतिहास 3 पार्ट हैं, प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक में पाषाण काल, पुरातात्विक स्रोत है, साहित्यिक नहीं है। और आदि ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक है, साहित्यिक भी है, लेकिन पढ़े नहीं गए। सिंधु वैदिक इस काल में है। और 600 BC और अब तक का जो काल है वो ऐतिहासिक काल माना जाता है, क्योंकि पुरातात्विक स्रोत भी प्राप्त हुए और साहित्यिक स्रोत भी प्राप्त हुए। फिर सिकंदर के हमले से कालक्रम मिला भारतीय इतिहास को, लेकिन काल इससे पहले भी थे, वैदिक था, सिंधु था, पाषाण था। और इतिहास के 4 पार्ट हमने देखे, प्राचीन, मध्य, आधुनिक, विश्व, और लास्ट में हम पढ़ेंगे शोध, ठीक है। तो ये आपकी आज की कक्षा होगी। कल हम जो सिलेबस में जो पहला टॉपिक है, हम सिलेबस वाइज चलेंगे। जो पहला टॉपिक है वो सिंधु घाटी सभ्यता से पढ़ेंगे। अभी पेपर फर्स्ट की बात नहीं करेंगे, मैं केवल अभी आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। अभी तो हिस्ट्री की बात करेंगे, जब शुरू करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। सभी को शुभ रात्रि।